दिल्ली का दिल, जहां राजपथ की चौड़ी सड़कों पर इतिहास सांस लेता है, जहां हर मोड़ पर साम्राज्य उठे और गिरे, उसी दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा महल खड़ा है जो कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी का था और आज महाशक्तियों की राजनीति का गवाह है। यह है हैदराबाद हाउस, एक ऐसा राजसी भवन जहां कभी रेशमी पर्दे लहराते थे, संगमरमर की दीवारें हीरों सा चमकती थीं और आज वही दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता एक मेज पर बैठकर सौदे करते हैं, युद्ध, शांति और कूटनीति पर फैसले लेते हैं। यह कहानी है दिल्ली के इस अद्भुत महल की, दुनिया के सबसे अमीर बादशाह की और एक ऐसा राजनीतिक टकराव जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। यह है हैदराबाद हाउस की अनकही दास्तान। 20वीं सदी की शुरुआत, ब्रिटिश राज्य अपनी पूरी चमक पर था, दिल्ली नई राजधानी बन चुकी थी और इसी समय था एक व्यक्ति जिसकी दौलत के किस्से दुनिया भर में फैले थे, मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के 7वें निजाम। इतने अमीर कि कहा जाता है कि उनके खजाने में मौजूद मोतियों से ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर सकता था। उनके लिखने के मेज पर साधारण पेपर वेट नहीं, जैकब डायमंड रखा होता था, जो आज लगभग 100 करोड़ रुपए से भी महंगा माना जाता है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान और दिल्ली में नया साम्राज्य उठ रहा था, तो भला कैसे वह पीछे रह जाते। 1911 के दिल्ली दरबार में जब किंग जॉर्ज V की ताजपोशी हुई तो भारतीय राजाओं ने दिल्ली को अपना उपस्थिति से रोशन किया और इन्हीं में से एक थे हैदराबाद के निजाम। दिल्ली अब नया सत्ता केंद्र बन रहा था और बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स लुटियंस दिल्ली में अपनी राजसी घर बनाना चाहते थे, लेकिन निजाम की मांग छोटी नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे जमीन वहीं चाहिए, वाइसराय हाउस के सबसे पास। यह ब्रिटिशों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वह वही जगह थी जहां सिर्फ साम्राज्य का केंद्र माना जाता था। ब्रिटिशों ने साफ मना कर दिया, लेकिन निजाम की हैसियत इतनी बड़ी थी कि उन्हें किंग्स वे के अंत में 5 विशेष राजघरानों के लिए चुने गए प्लॉट में से सबसे प्रतिष्ठित स्थान दिया गया। इन 5 में शामिल थे हैदराबाद, बड़ौदा, बीकानेर, पटियाला और जयपुर। सर एडविन लुटियन ने हैदराबाद हाउस को एक अद्भुत आकार दिया, बटरफ्लाई शेप। यह एक ऐसा महल था जिसमें राजसी ठाठ, मुगल कला और यूरोपीय वास्तुकला का अनोखा संगम था। महल की खास बातें: 36 भव्य दीवारें, विशाल डूम्ड हॉल, लंबे इको करते दरबार नुमा गलियारे, मुगल आर्चेज और रोमन आर्चेज का मिश्रण, फ्लोरेंस की यूफीजी गैलरी से प्रेरित खिड़कियां और सुंदर रेयर रोम्बिक मार्बल फ्लोरिंग। निजाम के पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। महल की कीमत 1920 में लगभग 2 लाख पाउंड बताया जाता है, आज के समय में लगभग 170 करोड़ रुपये। महल की दीवारों पर लगी अब्दुल रहमान चुगतई की पेंटिंग्स अब भी कला प्रेमियों के लिए खजाना है। समय बीतता गया, लेकिन निजाम इस दिल्ली वाले महल में बहुत कम ही आए। 1940 आते आते ब्रिटिश साम्राज्य ढह रहा था, भारत की राजनीति उबलने लगी थी और हैदराबाद हाउस एक तरह से मौन महल बन गया था। उसी समय एक बड़ा तूफान आने वाला था। 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन एक विशाल राज्य हैदराबाद अब भी स्वतंत्र रहना चाहता था। निजाम का सपना था, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, एक स्वतंत्र सॉवरेन हैदराबाद। यह बात दिल्ली को स्वीकार नहीं थी और यह तनाव हफ्तों में नहीं घंटों में युद्ध में बदल सकता था। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब जानते थे कि भारत का नक्शा अपूर्ण है जब तक हैदराबाद उसमें नहीं जुड़ता। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में रजाकर्स नामक मिलिशिया सक्रिय हो चुकी थी और निजाम डिप्लोमेटिक रास्ते ढूंढ रहे थे।
दिल्ली के गलियारों में तनाव चरम पर था। नेहरू शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे, लेकिन पटेल देश की एकता पर किसी तरह का समझौता नहीं चाहते थे। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 13 सितंबर 1948 सुबह 4 बजे भारत ने शुरू किया सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो। नाम इसलिए क्योंकि कहा जाता था कि हैदराबाद के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन पोलो टीमें थी। 4 दिन में हैदराबाद में आत्मसमर्पण कर दिया और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इस तरह दुनिया के सबसे अमीर इंसान का राज्य भारत के नक्शे में समा गया। ऑपरेशन पोलो के बाद दिल्ली में निजाम की मौजूदगी लगभग समाप्त हो गई। हैदराबाद हाउस वर्षों तक एक शांत, लगभग भुला दिया गया महल बना रहा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1959 में तिब्बत से भागकर जब दलाई लामा भारत आए तो उन्हें दिल्ली में ठहराया गया, यही हैदराबाद हाउस में। पूर्व राजदूत नटवर सिंह बताते हैं उन्हें दलाई लामा के साथ लाइजन ऑफिसर की तरह लगाया गया था। मौसम बदला, इतिहास बदला और हैदराबाद हाउस अब धीरे धीरे राजनीति का केंद्र बनने लगा। 25 फरवरी 1968 दिल्ली में हलचल थी, क्योंकि राजीव गांधी और सोनिया गांधी का शाही वेडिंग रिसेप्शन यहीं हैदराबाद हाउस में हुआ। बीके नेहरू और पीएन हक्सर व्यवस्था देख रहे थे और दिलचस्प बात, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन इस रिसेप्शन के प्रबंध में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। हैदराबाद हाउस अब दिल्ली की एलीट सोसाइटी का भी केंद्र था। 1990 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय हैदराबाद हाउस को औपचारिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सौंप दिया गया। अब यह महल राष्ट्रीय अतीत से निकलकर भारत की आधुनिक कूटनीति का मंच बन चुका था। समय बदला और हैदराबाद हाउस दुनिया की राजनीति का साइलेंट विटनेस बन गया। यही वह जगह है जहां भारत के प्रधानमंत्रियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं की मेजबानी की। बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, जॉर्ज बुश, गॉर्डन ब्राउन, शिंजो आबे, शेख हसीना और अनगिनत अन्य। फॉरेन डिग्निटरीज के लिए स्टेट बैंक्वेट और हाई लेवल मीटिंग्स इन्हीं कमरों में होती थी और कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान के लिए बनाए गए थे। आज सरकार ने साउथ ब्लॉक के पास एक नया डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया है, इंडिया हाउस। कहा जा रहा है कि भविष्य में बड़े समिट मीटिंग्स यहाँ शिफ्ट हो सकती हैं। तो सवाल उठता है, फिर हैदराबाद हाउस का क्या होगा? दिलचस्प तथ्य यह है कि हैदराबाद हाउस के बगल में बना आंध्र प्रदेश भवन मूल रूप से इसी महल का विस्तार था। तेलंगाना राज्य बनने के बाद यह भवन आज 98% आंध्रा और 42% तेलंगाना का है। हैदराबाद हाउस सिर्फ एक महल नहीं, यह भारत के इतिहास की परतों से बना जीवंत दस्तावेज है। यहाँ राष्ट्रीय ठाठ भी है, कूटनीति की गंभीरता भी, निजाम की दौलत भी है और सरदार पटेल के दृढ़ फैसलों की गूंज भी। यह वह जगह है जहाँ अतीत और वर्तमान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जहाँ कला, राजनीति, सत्ता और समय सब एक ही छत के नीचे बहते हैं। और शायद इसलिए हैदराबाद हाउस आज भी दिल्ली के दिल में एक धड़कता हुआ इतिहास है, जो हमें याद दिलाता है कि महल सिर्फ ईंट और संगमरमर नहीं होते, बल्कि उन लोगों की कहानियाँ होती हैं जो उन्हें जीते हैं और कभी कभी उन्हें छोड़ जाते हैं।